इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है किसी भी एक कोलिजन सिचुएशन में किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में, उसको आप किससे समझ सकते हैं? क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझ सकते हैं? क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से समझ सकते हैं? क्या न्यूटन सेकंड लॉ से ही समझ सकते हैं? या न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ से, दोनों से समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है किसी भी एक कोलिजन सिचुएशन में, वो कब होगा? जब सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है। तो हमने कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें कोई एक पार्टिकल ए है और ये दूसरा पार्टिकल बी है। ठीक, अब ये दोनों पार्टिकल्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ कोलिजन, सो द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की बात कर रहा है, फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ तो यहां पे लगेगा नहीं, तो ये तो गलत है, दैट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन की वो यहीं से शुरू होती है, दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग देन ओनली द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम का मोमेंटम है दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, पर अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं तो थर्ड लॉ क्या है मेरे पास? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी? सो दिस फोर्स प्रोड्यूसेस मोमेंटम एंड दिस फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस मोमेंटम। तो ये फोर्स इस पार्टिकल के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगी, तो मैं इसके लिख रहा हूं डी पी ए बाय डी टी एंड दैट इज माइनस डी पी बी बाय डी टी। क्लियर? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये एफ ए बी और एफ बी ए ये इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अगर ये इंटरनल फोर्सेस हैं तो इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा जीरो। तो आप इनको इस सिचुएशन में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए कि आप इनको सम जीरो तभी लिख पाएंगे जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको जीरो लिखेंगे तो हम यहां से फाइनली क्या लिख सकते हैं? दैट इज पी ए प्लस पी बी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सम है दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट इज अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है किसी भी एक कोलिजन सिचुएशन में, उसको आप चाहे तो न्यूटन सेकेंड लॉ से, चाहे न्यूटन थर्ड लॉ से, जिससे भी एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं। और वास्तव में आपको दिख रहा है कि ये एक ही बात है, इसको बस कहने का फर्क है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। आपको यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए, देन यू कैन इजिली राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।